हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, फिर हम आज की क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग डेप्रिसिएशन, एमसीक्यूज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है ये तो ऑलमोस्ट सबको मालूम होना चाहिए आपको। इट इज़ अ लॉस इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्यों हो गया वो लॉस? वेयर एंड टियर की वजह से हो सकता है, ऑब्सोलेंस की वजह से हो सकता है। ऑब्सोलेंस मींस टेक्नोलॉजी जो है आउटडेटेड हो गई टाइम की वजह से। आजकल आपको पता है कि टाइम इज़ रनिंग टू फास्ट, है ना। इनोवेशंस होती रहती हैं और आप चाहे फ़ोन की बात करो, चाहे सॉफ्टवेयर्स की बात करो, वो विद इन डेज जो हैं वो ऑब्सोल्यूट होने लग जाते हैं, है ना। चलते तो रहते हैं लेकिन न्यू अपग्रेडेड वर्जन्स आने लग जाती हैं। तो इसीलिए जो मशीन्स होती हैं आपकी, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, उनमें भी क्या होता है, वो जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से भी आउटडेटेड हो जाते हैं। तो जब वो आउटडेटेड हो जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? लॉस इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, आपकी ऑब्सोलेंस हो गई, या किसी और नॉर्मल आपने मशीन रखे भी, मतलब अगर आप मशीन को, इफ़ यू पुट अ मशीन इनटू यूज़ तो उसकी डेप्रिसिएशन होगी ही होगी, उसकी वैल्यू कम होगी ही होगी एवरी ईयर। तो हमें क्या करना होता है, ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके हमें उसके लिए प्रोविजन बनानी होती है। प्रोविजन मतलब जितना ये लॉस हो रहा है हमारे एसेट का, देखो जो भी हमारा एसेट है वो बिजनेस की रनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है, हमें हर साल जितना भी एसेट की वैल्यू कम हो रही होती है, जितनी भी वैल्यू रिड्यूस हो रही होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से अलग से पैसा प्रोविजन में डालते रहते हैं। या प्रोविजन ना भी बना रहे हो तो कम से कम हमारा जितनी भी वैल्यू कम हो रही है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में तो डालता ही है, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हमें पता लग जाए। ठीक है, हम अपनी मशीन चलाए जा रहे हैं, तो मशीन जब चला रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही है, तो वैल्यू कम भी तो आपकी जो है प्रॉफिट में से एडजस्ट होनी चाहिए। मीन्स वो आपका एक्सपेंस है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब कैश में तो कहीं नहीं देना आपने किसी को, लेकिन इसको प्रॉफिट में से कम जरूर करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो फर्दर हम स्टार्ट करेंगे। माइक्रोवर्स के बारे में आपको मालूम ही है। माइक्रोवर्स अभिमन्यूज आपको जो है माइक्रोवर्स के थ्रू बहुत सारी जो है ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। चाहे आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, चाहे आप पर्टिकुलर कोई चैप्टर करना चाहते हैं तो चैप्टर कर लीजिए, कोई सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट कर लीजिए। तो उनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आप इसमें ले सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो वाइडली यूज्ड मेथड है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, और यही दो मेथड जो है ये जो है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए नॉर्मली फर्म्स यूज करती हैं। तो आज जो है इनका दोनों का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, फिर एक दो प्रैक्टिस सेशन में डेप्रिसिएशन के और करूंगा, जिनमें बाकी के भी जो और फार्मूलाज होते हैं जो यूज हो सकते हैं, है ना, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेनली जो है वो ये होता है, पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब कि कई और नाम भी होते हैं। इसका नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। इसका नाम ये भी हो सकता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसमें जो डेप्रिसिएशन होती है वो सेम लगती है एवरी ईयर। जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो सेम रहता है, ठीक है। और कैलकुलेट कैसे होता है आपको ये समझना है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। उस एसेट की कितनी लाइफ है। अगर क्वेश्चन में दे ही रखी हो परसेंटेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर परसेंटेज ना दे रखी हो, क्वेश्चन में परसेंटेज ना दे रखी हो, तो आपको ध्यान रखना है ओरिजिनल कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब जब मशीन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो स्क्रैप में तो जा सकती है, तो वो वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इससे आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाता है। और फिर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। अब इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं? इसको इसलिए भी बोलते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी क्या रहेगी, वो
जो है ओरिजिनल कॉस्ट, जिस पे आपने मशीन खरीदी थी, जिस वैल्यू पे मशीन आपने खरीदी थी, उसी वैल्यू पे बार बार डेप्रिसिएशन लगती है और इसीलिए वो सेम भी रहती है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू में देखो, एक तो ये फॉर्मूला जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का ये है। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, 1 माइनस एन, एन जो है वो रूट के अंदर है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एस अपॉन सी, और इसके बाहर होता है 100 रूट के बाहर, ठीक है। तो एन आपकी क्या है, जो लाइफ ऑफ एसेट है वो एन होता है। फिर एस जो है आपकी स्क्रैप वैल्यू है रूट के अंदर, और कॉस्ट ऑफ एसेट जो है, जो भी एसेट जितने का खरीदा है वो यहां आती है। तो इस फॉर्मूले को लगा के आपका इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाता है, और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए तो जितनी बुक वैल्यू है एसेट की उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नॉर्मली तो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, इसकी यूसेज कम आएगी, और यूसेज आएगी भी तो मतलब ये या तो 2 साल होगा या 3 साल होगा, ठीक है। क्योंकि तो ऐसा मतलब ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपसे ये फॉर्मूला तो पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है। और किसी भी क्वेश्चन में नॉर्मली चाहे इस मेथड से हो, इस मेथड से हो, इस मेथड में तो परसेंटेज गिवन ही आती है ना। इस मेथड में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको परसेंटेज निकालनी होगी। इस मेथड में परसेंटेज निकालना इजी है, तो अगर परसेंटेज निकालना होगा तो आपका ये परसेंटेज निकालने मतलब ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का अगर आएगा तो वो इस मेथड से आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, नीचे वाले से आने के चांसेस नहीं होते। तो यही 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इन मेथड से बेस्ड होंगे या डेप्रिसिएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं सेशन करूँ बीच बीच में, जैसे डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट वीक भी हम एक डेप्रिसिएशन का आपके लिए करूँगा सेशन, तो उसमें हम एक मेथड या 2 मेथड कोई और डिस्कस कर लेंगे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बार बार बोल रहा हूं ये दोनों ही होते हैं, ठीक है, वेरी इजी। इसमें अब डिफरेंस क्या है, इसमें जो डेप्रिसिएशन है, इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहती है हर ईयर, इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है एवरी ईयर। क्यों डिफरेंट हो जाती है, इसमें तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगी है, इसमें जब आप ये लगाते हैं ना, ये रेट आपको पता है ये 10%, ये आपको 10% किसके ऊपर लगाना है, 10% आपको लगाना है बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। मतलब पहले साल अगर आपका एसेट 30,000 रुपए का था, तो उस पर अगर डेप्रिसिएशन लग गई 1,000 रुपीज, तो कितने का बच गया, 29,000 का। तो अगली बार जब डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है तो इस अमाउंट के ऊपर निकालनी है, ओरिजिनल के ऊपर नहीं निकालनी। हर साल के शुरू में जो मशीन का बैलेंस होता है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, उस बैलेंस के ऊपर आप क्या करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट जो है कैलकुलेट करते हैं, और यहां पे हमेशा और हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। ये डिफरेंस होता है दोनों मेथड्स में। अब पहला क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द एसेट जर्नली अज्यूम्ड नॉट टू डेप्रिशिएट। मतलब ऐसा है जो डेप्रिशिएट जो है वो नहीं करता है, ऐसा एसेट आपको बताना है। इनमें से कौन सा है, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर। बहुत इजी है ये तो, सबको मालूम होना चाहिए, फटाफट से बता देता हूं मैं भी, है ना। प्लांट की वैल्यू कम होती होती है, बिल्डिंग की वैल्यू भी कम होती होती है, फर्नीचर की वैल्यू भी कम होती होती है। एक लैंड ही एक ऐसा एसेट है जो नॉर्मली हम मानते हैं वो डेप्रिशिएट नहीं करता, एप्रिशिएट करता है, मतलब उसकी वैल्यू गिरने की बजाय बढ़। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब हम डेप्रिसिएशन जब प्रोवाइड करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो हम अचीव करते हैं। प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट, शो एसेट एट इट्स रीजनेबल वैल्यू, टू शो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, या ऑल ऑफ देम। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है विच वी अचीव बाय शोइंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से या डेप्रिसिएशन जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं, तो उसमें से हमें इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। देखो ऑब्वियसली ये तो है ही, टू करेक्ट शो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही लेक्चर के बताया कि हमारी जो वैल्यू कम हो रही है एसेट की, ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको शो करना चाहिए। तो पहला एक ये पॉइंट तो होगा ही होगा। फिर ऑब्वियसली एसेट है, एसेट की भी तो उसको रीजनेबल वैल्यू पे शो करना है ना। एसेट, अब मशीन मैंने 20,000 की ली थी, तो 20,000 की थोड़ी ना रहेगी 10 साल, 5 साल, 6 साल, 1 साल, 2 साल के बाद। तो इसलिए उसको रीजनेबल जो है उसमें शो करना होता है, रीजनेबल वैल्यू पे। फिर
देखो मैंने आपको बोला कि डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन किसी को देते तो है नहीं, प्रॉफिट में से तो कम कर देते हैं हम एज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और जितना कम करते हैं उतना अमाउंट, जितना भी हम कम करते हैं उतना अमाउंट जो है हम उसकी प्रोविजन बना लेते हैं, जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और उसकी उस प्रोविजन की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हर साल हमारी मशीन की वैल्यू कम हो रही है वो प्रोविजन में ऐड होती रहती है, और प्रोविजन में ऐड होने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, फंड बन जाता है। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर फंड बन जाता है। किस लिए, जब हमारी एक मशीन खत्म होगी तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम दूसरी मशीन खरीद सके। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑल ऑफ द देम जो है, इसको इसका आंसर है, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव जो है आपके अचीव होते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑब्सोलेंस मींस डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब अगर आपने स्टार्टिंग में सुना था ध्यान से, तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो फॉल इन द मार्केट पीस नहीं, प्राइस होगा, फॉल इन द मार्केट प्राइस, फिजिकल वेयर एंड टियर, इनोवेशन एंड इन्वेंशंस, एफ्लेक्स ऑफ टाइम। देखो नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो है किसकी वजह से लग सकती है, इसकी वजह से लग सकती है, इसकी वजह से लग सकती है, इसकी वजह से लग सकती है। आपको बताना है ऑब्सोलेंस वर्ड जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, इनोवेशन और इन्वेंशंस की वजह से अगर आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है या यूजफुल नहीं रहती है या कम यूजफुल रहती है, तो उसको हम कहते हैं इट हैज डेप्रिशिएटेड ड्यू टू ऑब्सोलेंस। तो आपका आंसर रहेगा इसमें सी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, व्हेन एक्सपायर्ड यूटिलिटी ऑफ अ फिजिकल एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड इट इज नोन एज, मतलब एक्सपायर्ड यूटिलिटी मतलब जितनी यूटिलिटी आपके एक्सपायर होगी एसेट की, जो आपने यूज कर ली, और फिजिकल एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड, जब उसको रिकॉर्ड करना है तो इनमें से क्या बोलते हैं, डिप्लीशन बोलेंगे, एमोर्टलाइजेशन बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये आपको बताना है। तो एक बार करो ट्राई, फिर देखते हैं, मैं बताता हूं आपको आंसर, एक बार ट्राई कर लो, देन आई विल टेल यू द आंसर। लेट्स सी कौन ट्राई करता है, कौन बताता है इसका आंसर बढ़िया सा। तो एमोर्टलाइजेशन नॉर्मली यूज होता है, एमोर्टलाइजेशन वर्ड जो यूज होता है वो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है, जब उनकी वैल्यू को कम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमने उनको एमोर्टलाइज कर दिया। डिप्लीशन नहीं वर्ड यूज होता है, क्या वर्ड यूज होगा, डेप्रिसिएशन। तो दो वर्ड जो यूज होते हैं वो डेप्रिसिएशन एमोर्टलाइजेशन होते हैं, लेकिन एमोर्टलाइजेशन किसके लिए होता है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, और डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज होता है, फिक्स्ड एसेट के लिए, लैंड, बिल्डिंग, लैंड के लिए तो लैंड नॉर्मली अप्रिशिएट करती है, पर बिल्डिंग और आपकी मशीन्स, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट, इनमें से कोई भी चीज जो है वो डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन एसेट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट इन द बैलेंस शीट। अब आपको क्या बताना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है व्हेन एसेट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट इन द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट के अंदर एसेट जो है वो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे नोट करते हैं, शो करते हैं, तो इन दैट केस प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या क्रेडिट करते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। आपको बताना है फॉल्स, ट्रू, पार्टली ट्रू, नन ऑफ दिस, इनमें से आपको आंसर करना है, इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन वो सही है, बताओ जी फटाफट से। तो आपने ध्यान रखना है ये ट्रू है। जब भी हम बैलेंस शीट में एसेट को, देखो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे अपना एसेट शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमें क्रेडिट में शो करना पड़ेगा, तभी हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होएगी। या हम बैलेंस शीट में ही क्या करें, बैलेंस शीट से ही यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस करके, मतलब अपने एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएं। नहीं तो अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे शो कर रहे हैं एसेट को, तो आपको याद रखना है ये पॉइंट कि when assets are shown at original cost in balance sheet, provision for depreciation account will be credited. फिर ये है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको ध्यान से रीड करना क्वेश्चन को। ठीक है, गिवन एसेट कॉस्ट इज 21,000,
स्क्रैप वैल्यू इज 1000, डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेबल अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आपको क्वेश्चंस नहीं, एक क्वेश्चन ही है इसमें से एक फिलहाल। तो क्या करना है, क्या क्या दिया है, कॉस्ट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हमने किया था, कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर हम कैसे निकालेंगे जी, डेप्रिसिएशन बताओ। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ये फॉर्मूला हमने किया था शुरू में ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे एसेट की लाइफ दी है क्या, एसेट की लाइफ तो दी ही नहीं, एसेट की लाइफ तो दी नहीं, तो कैसे निकालें। तो घबराना नहीं है, एसेट की लाइफ नहीं दी है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो दे रखा है ना। अगर आप शुरू वाला फॉर्मूला देखोगे जो हमने किया था, तो उसमें क्या था, पहले इससे निकालते थे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर उसको चेंज करते थे हम डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100 करके फिर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लाइफ नहीं दी पर रेट ही दे रखा है 10%। जब 10% रेट दे ही रखा है तो हमें तो क्या करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब डेप्रिसिएशन निकालनी कैसे है वो पॉइंट है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम, 21,000 दिया हुआ है, 21,000 में से ये 1,000 लेस करके 10% कर दो, बस ये ध्यान रखना है। लाइफ नहीं दी कोई बात नहीं, रेट दे रखा है, रेट ना दिया होता तो लाइफ दी होती। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। तो आंसर आपका आ जाएगा ये 21,000 में से 1,000 लेस कर दो, 20,000 बचेगा, उसको 10% कर दो, तो 2,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसका ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इट सेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके निकाला हुआ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं आपको क्लियरली, इज इक्वल टू R अपॉन N इंटू 100। ठीक है, ऐसे करके ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है और आपसे बोला है जहां पे चीजें बताई हुई हैं, R क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बड़ा R क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और लाइफ ऑफ एसेट दिया हुआ है। ठीक है, N। ठीक है, तो आपको देखना ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, शुरू में भी आपको बताया कि डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है क्या, डेप्रिसिएशन का रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो ऐसा तो ये दे नहीं रखा, ऐसा तो ये दे नहीं रखा ना, इनमें से तो कुछ नहीं है। अगर आप वैल्यूज देखोगे, ये तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो चलो ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऊपर आ गया, वो भी ठीक है, लेकिन उसको डिवाइड किससे किया है, डिवाइड लाइफ से किया है, लाइफ ऑफ एसेट से। तो लाइफ ऑफ एसेट से नहीं डिवाइड करना होता उसको, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन से करना होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, इंटू 100। तो अमाउंट ये ऐसे करके आपकी जो है ये निकल जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको रीड करो, जो भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको ध्यान से रीड करना होता है। अब द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम दिया है 10% दोनों मेथड में। तो कहता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें और इसमें वुड बी क्या होगी, इक्वल इन ऑल ईयर्स, कह रहा सब सालों में बराबर होगी, पहला। दूसरा कहता है इक्वल इन फर्स्ट ईयर बट हायर इन सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब पहले ईयर तो दोनों मेथड में बराबर रहेगी डेप्रिसिएशन, दोनों मेथड से, लेकिन आने वाले ईयर्स में फर्क पड़ जाएगा। सेकंड पॉइंट, हायर बट हायर। अब आपको ये बताना है इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड को कंपेयर करना है हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, फिर इक्वल इन फर्स्ट ईयर बट लोअर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, और लास्ट लोअर इन फर्स्ट ईयर बट इक्वल इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, ये आपको समझना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, जो एकदम ओरिजिनल कॉस्ट, मान लो 10,000 आपकी मशीन है 10,000 की, तो 10% डेप्रिसिएशन लगी तो 1000 आ जाएगा। और जो स्ट्रेट लाइन सॉरी ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया ना। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, देखो डेप्रिसिएशन का रेट तो सेम है,
मशीन का भी रेट प्राइस सेम है, तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 10,000 पे लगेगी, यानी कि यहां 1,000 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ईयर तो सेम है, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन बन सकता है, इक्वल इन फर्स्ट ईयर, इक्वल इन फर्स्ट ईयर, इन दोनों में से कोई ऑप्शन ट्रू होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, जब आप स्ट्रेट लाइन में निकालेंगे डेप्रिसिएशन, इसमें तो सेम लगती है, तो इसमें तो 1000 ही लगेगी क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगनी है। लेकिन इसमें कैसे लगेगी, इसमें से 10,000 में से आपको पहले फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो 9,000 आ जाएगी, फिर इसके ऊपर 10% लगेगी तो 900 होगी। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर में तो सेम थी, सेकंड ईयर में रिड्यूस हो गई, थर्ड ईयर में और रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी, थर्ड ईयर में जब निकालेंगे तो ये 900 को इस 9,000 में से माइनस करेंगे और फिर निकालेंगे। तो कौन सा चीज सही है, अब आपको देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। उसने बोला अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, बोला स्ट्रेट लाइन मेथड को आपको कंपेयर करना इससे, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन तो सेम रह रही है, मतलब पहले साल सेम, यानी कि ये ठीक है, और बाकी हर साल में ये इससे ज्यादा होगी क्योंकि वो तो 1000 होगी, ये 900 होगी, 900 से फिर और कम, 900 से फिर और कम आएगी, फिर अगले बार और कम आएगी। आपको ध्यान रखना है इस मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हमेशा रिड्यूस होती रहेगी, तो जब इससे कंपेयर करेंगे इसमें सेम रहेगी। तो क्या आंसर बना, इक्वल इन फर्स्ट ईयर बट हायर इन सब्सिक्वेंट ईयर, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आंसर कर रहे हैं, तो जो कि इस क्वेश्चन में हमें करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ध्यान से समझना है, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेट क्या करते हैं और कैलकुलेशन में डिफरेंस है बस इसमें। तो कैलकुलेशन का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसमें एक ही डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगानी है, उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगानी है। ठीक है, और इन मेथड के और नाम होते हैं, इसके नाम है बताए थे मैंने, इसके रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के भी और नाम होते हैं, जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसका नाम होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता है, तो आपको पता लग जाना चाहिए इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा कम रहेगी, इसमें सेम रहेगी, तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत आगे से नहीं पड़ेगी, आगे से आपके लिए पॉइंट पता होगा। बट बाई चांस मान लो एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं, ऐसे वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, गलत करने से बेटर है कि अपना डाउट क्लियर कर लो। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, एसेट इज नेवर रिड्यूस्ड टू जीरो इन डैश मेथड, एन्युटी मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इनमें से कौन सा मेथड है, इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, इज नेवर रिड्यूस टू जीरो, ये आपको समझना है। ठीक है, आज हमने दो मेथड किए, देखो अभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया ना मेथड को आपको, एक में डेप्रिसिएशन 1000 लग रही है, तो ध्यान से देखो, हर साल डेप्रिसिएशन 1000 लग रही है, तो अल्टीमेटली एसेट तो जीरो पे पहुंच जाएगा, ये वाला कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो कैसे लग रहा है, देखो 10,000 पे पहले 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगी, क्यों लगी, क्योंकि रेट 10% था, फिर 9,000 आ गया, फिर इस 9,000 पे 10% निकाला तो 900 आ गया, फिर ये आ जाएगा 8100, फिर इसका 10% निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रही है हर साल। और खास बात क्या है कि जब ये रिड्यूस हो रही है तो आपको इस बैलेंस पे ही निकालना है, इस बैलेंस का 10% निकालना है हर बार। तो इस केस में आप करते रहो, आगे ट्राई कर लेना आप। इस केस में क्या होगा, कभी भी मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि इसमें जीरो आ जाए, इसमें कुछ ना कुछ, चाहे पॉइंट्स में बहुत छोटी चली जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा पॉइंट्स में चले जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में जो है आंसर जीरो नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, ये मेथड की जो कैलकुलेशन जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जितनी मर्जी रिड्यूस हो जाए, बट इट विल नेवर बी जीरो। ठीक है जी, तो ये आपका जो है क्वेश्चंस थे रिलेटेड, इसके दोनों मेथड से रिलेटेड ही किए मैंने। अब भाई लास्ट आ जाए, गिवन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर 8000 ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल नहीं 1 जैन, ठीक है, ये आपके एसेट की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू। फर्नीचर परचेज्ड, फिर परचेज भी कर लिया फर्नीचर 4000 रुपीज का, फिर सेल भी कर दिया, सेल ऑफ फर्नीचर ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, ना तो प्रॉफिट हुआ है ना तो लॉस हुआ है, एंड फर्नीचर इज वैल्यूड एट 7000, और फर्नीचर जो है
साल जब एंड हुआ, देखो शुरू एंड की वैल्यू दे रखी है, शुरू की वैल्यू दे रखी है, और बीच में कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं कि खरीद लिया, बेच दिया एंड सो ऑन। आपसे पूछा क्या है, कहता है डेप्रिसिएशन निकाल दो। अब आप बोलो इसमें रेट तो दिया नहीं, ना रेट दिया, ना लाइफ दी, ना कोई एसेट दिया, तो कैसे निकालें। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको समझना है मशीनरी अकाउंट जो होता है, मशीनरी एक एसेट है, मशीन ही है ना, इसमें फर्नीचर है, कोई भी एसेट हो, तो इसमें फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हम एक फर्नीचर अकाउंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट में सारी वो आइटम्स जाती हैं जिससे फर्नीचर जो है बढ़ता है, और क्रेडिट में वो आइटम जाएंगे जिससे फर्नीचर घटेगा। क्यों? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट जो होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो डेबिट में वही चीजें जाती हैं जिनसे एसेट बढ़ेगा, क्रेडिट में वही चीजें जाएंगी जिससे एसेट कम होएगा। तो आपको सिंपल सा समझना है, बैलेंस कहां आएगा 8000 डेबिट में, मशीन फिर खरीद ली तो कहां जाएगा बैलेंस, डेबिट में। फिर थर्ड चीज, मशीन बेच दी, ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस, क्रेडिट में चली गई ना मशीन, तो क्रेडिट में चला जाएगा बैलेंस। फिर फर्नीचर की वैल्यू साल के एंड में, देखो कैरी डाउन डेबिट में आएगा, सॉरी ब्रॉट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं उसको, वो तो डेबिट में जाएगा, लेकिन कैरी डाउन होता है क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस 7000 यहां चला गया। अब ये मशीनरी से रिलेटेड पूरे साल की, सॉरी फर्नीचर है ये, फर्नीचर से रिलेटेड पूरे साल की ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। क्या नहीं दे रखा, डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। कैसे कैलकुलेट होगा, इस साइड का टोटल करो 12000, इस साइड का टोटल करो 9000, जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। क्यों? अकाउंटिंग का रूल है डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है। क्या मिसिंग है? एक एसेट है, मशीनरी है, उसमें अगर तो ये बैलेंस मिल जाता, यहां भी 12000 यहां भी 12000, हम बोलते डेप्रिसिएशन लगी नहीं, है ना, डेप्रिसिएशन लगी नहीं। पर एक डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या होती है, इंपॉर्टेंट आइटम होती है, और आप देख सकते हो डिफरेंस भी है। तो इन दिस केस जो ये डिफरेंस आ रहा है इन दोनों साइड्स में, दैट इज 12000 माइनस 9000, ये आपका क्या है, ये आपका 3000 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको ये देखना है बस इसमें कि आपको कौन सी चीजें जो हैं जिससे मशीन की वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल, ऐसे भी नहीं करना, कौन सी चीजें हैं जो मशीन में बढ़ेगी, ऐसे भी कर सकते हो इसको आप अकाउंट ऐसे। इसमें से देखो मशीन खरीदने से बढ़ेगी, है ना, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो माइनस होगा ही, और ये सेल करी तो उससे भी कम हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, चाहो तो जैसे मैंने ऐसे निकाल के दिखाया ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लो, बस सही निकालना है, गलत नहीं निकालना है। आई होप सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और फर्दर भी डेप्रिसिएशन पे कुछ और एक दो प्रैक्टिस सेशंस में और करूंगा, फिर आपके जो है डेप्रिसिएशन जो है वो अच्छे से आपको आ जाएगा, है ना। और उसमें हम जैसे आज हमने ज्यादा डिटेल किसकी की, स्ट्रेट लाइन की और रिटन डाउन वैल्यू मेथड की, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स यही हैं। बट जब आगे हम करेंगे क्लासेस उनमें एक आधा मेथड में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, जो और जरूरी मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन शायद डाल दे, चांसेस कम है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं का आएगा, बट जब हम कर ही रहे हैं तो हम सभी मेथड को एक एक बार टच कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।